आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं आज है महिला दिवस। महिला दिवस पे हम नागपुर की उन महिलाओं से आपको रूबरू करा गए जो समाज के लिए एक एग्जाम्पल है। तो आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिला गए जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं के लिए समय समय पे आप आंदोलन करती रहती हैं, सड़कों पे आती रहती हैं, खासकर महिलाओं से रिलेटेड समस्याओं को लेकर। तो आज हम आपको मिला गए हैं नैत अली मैम से, जो कि कांग्रेस शहर अध्यक्ष रह चुकी हैं। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। माफी चाहूंगा अगर आपको परिचय देने में मेरे से कुछ कोताही हो गई होगी। नहीं। तो मैम, सबसे पहले आप तो अपने मुंह से आपकी पूरी जो इंट्रो है वो बताइए। मेरा नाम नैश नुसरत अली है। एक सामान्य परिवार में जन्म लिया मैंने। नेशनल क्रिकेटर रह चुकी हूँ और स्पोर्ट्स में हमेशा से रुचि रही है। 40 साल बाद महिला कांग्रेस में पहली बार इतिहास में किसी माइनॉरिटी की महिला को अध्यक्ष बनने का मौका मिला। क्या बात है। तो मैंने एज ए महिला अध्यक्ष नागपुर महिला कांग्रेस के पद को 2.5 साल संभाला। उसमें 118 प्रोग्राम हुए मेरे। बाप रे। जिसमें 112 मेरे सिर्फ आंदोलन है। क्या बात है। जी हाँ। तो अभी ऐसे होता है कि गूगल पे अगर कोई सर्च करता है तो नेशनली आंदोलन मैडम भी सर्च करते हैं तो वो आ जाता है। क्या बात है। अब मुझे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में काम करने का मौका मिला है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने मुझे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में लिया है। क्या बात है। फिलहाल हमारे पास कश्मीर की जवाबदारी है। जी मैम, मैं ये देखा था कश्मीर की जब आपको पहली बार जिम्मेदारी दी गई थी, आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस की। काफी कांग्रेस की सीटें आपके नेतृत्व में वहां निकली। जी हाँ, वहां पे मुझे 3 सीटें दी गई थी, वो तीनों भी कांग्रेस जीती है। जी। और मेरा दूसरा जो सफर रहा है, मेरा शुरू से बिजनेस माइंड रहा है। क्या बात है। मेरा प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, इन्वेस्टमेंट, ये मेरा रियल एस्टेट का काम है। तो मैम, जैसे कि आप बताते हो आप कॉमन फैमिली से हो। कॉमन। जी। तो सबसे पहले आप स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, किस में थे आप? क्रिकेट में। क्या बात कर। हाँ, नेशनल प्लेयर ऑफ क्रिकेट। यस। क्या बात है। जी। देखो, मैं 2018 में आया हूँ नागपुर, तो मुझे इतिहास पता नहीं है, इसलिए मैम से पूछना पड़ेगा। तो मैम, क्रिकेट से बैटिंग करते करते आप ये राजनीति में छक्के चौके कैसे मारने लग गई? कैसे राजनीति में आपका प्रवेश हो गया? देखिए, राजनीति में तो मतलब कांग्रेस विचारधारा तो बचपन से ही थी और कांग्रेस को ही देख करके आगे बढ़े हैं। लेकिन 2014 का जब मैनिफेस्टो पड़ा था कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, तो हम उस वक्त दिल्ली में थे। फिर हमने आरटीआई लगाया। अच्छा। तो आरटीआई में हमें कुछ आंसर ही नहीं आ रहा था। मतलब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो गया, कोई आंसर नहीं। फिर बाद में आने लगा कि पुराने ही फुलफिल नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। पुराने जो जनरेट हुए थे एम्प्लॉयमेंट, वही नहीं हो पा रही थी। और इंडियन इकोनॉमी जो ऑलरेडी इतनी कमजोर होती जा रही है, और 2014 में फिर भी हम 2013 में हम 7.5 पर जीडीपी प्लस में हुआ करती थी जब कांग्रेस थी, मतलब यूपीए सरकार थी। लेकिन जब हमने ये देखा कि 15 लाख आएंगे, तो दैट टाइम हमने एक पॉपुलेशन जो होता है उसमें से जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास का जो एक रैंडम एक आंकड़ा, फिक्स तो दे नहीं रही है गवर्नमेंट कोई भी, तो उसमें जो था कि लगभग 100 करोड़ के करीब लोगों थे पॉपुलेशन, और उसमें से 80 लाख लोगों को 15 लाख देना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये एक सबसे बड़ा मतलब फ्रॉड जुमला बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां, अब 11 साल हो गए हैं उनको। तो 11 साल में मतलब आपने 12 करोड़ नौकरियों के करीब आपने देना था। आपने कितना रिक्रूट किया? आपको डेटा नहीं दे रहे हैं। सो नंबर ऑफ थिंग्स। देन आफ्टर दैट दे सेड कि 2G घोटाला, 2G घोटाला, 2G घोटाला। मैं बहुत अच्छे से देख रही थी, कपिल सिब्बल साहब थे। कपिल सिब्बल साहब ने एक पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। और वो कहते रहे आखिर तक कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। पर बीजेपी ने उसको मुद्दा बना करके वो सत्ता में आ गई। उसी के बाद मैंने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगी कि 2016 में
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हाँ, कि 2G घोटाला हुआ ही नहीं था। अच्छा। मतलब सत्ता में आने के लिए हाँ, इन्होंने एक झूठ को अमली जामा पहनाया और एक प्रोपोगंडा किया और वो करके ये सत्ता में आए। तो नेक्स्ट मैम ये तो बात हो गई पॉलिटिक्स की, जी, जी। अपन बात करते हैं आपकी। जी 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 बिल्कुल। मैम नागपुर में आप करीबन 2016 से एक्टिव हो राजनीति में, जी जी तो अभी तक आपने कुल 118 आंदोलन कर जी हाँ। चुके हैं। तो सारे आंदोलन क्या भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है या सरकारी अमलों के खिलाफ भी है? दोनों भी हैं। दोनों। जी, आज ही हमारा एक आंदोलन हुआ जो 2 दिन एनएमसी पहले, के 2 दिन खिलाफ हुआ पहले, है जी। कि नागपुर को मतलब एनएमसी में एक तो इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं, जी, दूसरा कचरा पड़ा है, सफाई नहीं हो रही है, शिविर लाइन हो गई है, टैक्सेस 10 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं, हाँ, पानी के बिल बढ़ गए हैं। जो पुराने कॉर्पोरेटर्स हैं उनसे बात करो, कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सही है। वो भी सही है अपनी जगह। प्रशासन के पास जाते हैं, एक जगह पहुंचते हैं वो दूसरे के पास भेजता है, दूसरा तीसरे के पास पहुंचता है, तीसरा चौथे के पास, पांचवें के पास नंबर आता है, पता लगता है साहब छुट्टी पर है। नागपुर को जैसे यतीम करके रख दिया। नागपुर का मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो यहाँ के विधायक भी है 2-2, 3-3 आपकी पार्टी के, वो लोग कुछ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे? कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग डेपुटेशंस लगा रहे हैं कि इलेक्शंस की नीड है। 2017 में चुनाव हुए थे, मैम 22 में आपको ड्यू था, अभी हम 25 में आ गए। मतलब नागपुर महाराष्ट्र को किस ओर लेके जाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। मैम ये चिंता का विषय तो बिल्कुल बराबर आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप लोग की जो पार्टी है लोकसभा में जितने अच्छी परफॉर्मेंस थी वो विधानसभा में क्यों नहीं की? आपको क्या लगता है? आप एक महिला हो, क्या महिलाओं के दिमाग में लाडली योजना का असर के कारण आप लोग चुनाव हारे हैं या कोई और वजह है? ईवीएम देखिए, सबसे पहली आपके बात, हिसाब से बोल रहे हो? जी जी जी, क्योंकि देखिए, ये महिलाओं का ही दिवस है तो मैं इसलिए महिला लाडली योजना का भी बात जी जी जी, कर रहा है। देखिए मैं उस चीज से इनकार नहीं करूंगी कि लाडली बहन योजना का इम्पैक्ट हुआ, जी, नो डाउट इम्पैक्ट हुआ। उन्होंने जो मुद्दे रखे उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, बट राइट। मध्य प्रदेश में वो योजना क्यों बंद हो गई? पूरी तरीके से वो चल नहीं रही है। अभी नागपुर में या महाराष्ट्र में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि लाडली बहन योजना का जो डेटा जो कलेक्ट किया गया था, अब उस डेटा को फिल्टर लगाया जा रहा है। ओके, फिल्टर इस प्रकार से है कि उस महिला के घर में फ्रिज है या नहीं है, अच्छा, कलर टीवी है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है। अगर है तो आप उस योजना को आप, हाँ, तो आपको वो योजना लागू नहीं होगी। दूसरा, सिर्फ लाडली बहन योजना का ही असर उस तरीके से नहीं किया गया, कुछ नेताओं ने धमकी दी गई। इस टाइप की धमकी? धमकी इस प्रकार की दी गई कि आप सोच लीजिएगा, अगर आप महिलाएं अगर कांग्रेस की रैली में या किसी अलग पार्टी की रैलियों में या सभाओं में अगर आप जाती हैं तो आप उनकी फोटो खींच लेना, अच्छा, उनके नंबर ले लेना, फिर हम उनकी व्यवस्था लगाएंगे। अच्छा। आप सोचिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग राजनीति में, महाराष्ट्र जैसी राज्य में जहां हमेशा टॉप की राजनीति हुई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू फूले की जो धरती है, जो ताजुद्दीन औलिया की धरती है, हमने यहाँ सोचा नहीं था कि यहाँ पे भाषा का स्तर इस लेवल पे जाएगा। सामान्य महिलाएं जो होती है वो भी डर जाती हैं। क्या बात है। उनको डराया और धमकाया गया है। आखिरी दिन तक, पोलिंग के आखिरी दिन तक उनको फोन किया गया, अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो कल से आपकी योजना बंद हो जाएगी। एक गरीब महिला नहीं समझ पाती है इस स्तर की राजनीति। चुनाव हुआ था मध्य नागपुर की, अगर बात की जाए, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, बड़े जोर शोर से आपका नाम चल रहा था कि नैतनी मैम को टिकट मिलने वाली है, पर ऐन मौके में क्या हो गया था? देखिए, पूरा कांग्रेस मध्य नागपुर में 2-3 नाम चल रहे थे, एक आपका चल रहा था, हाँ, महिलाओं में चल रहा और एक जो अपने बंटी सिरके सर है उनका चल रहा था,
तो आखिरकार में बंटी सिंह के सर ने बाजी मार के टिकट ले लिया, पर आपका टिकट क्यों पीछे गया कि क्या वजह है? देखिए हमारा एक अच्छा मतलब मैं पार्टी से नाराज नहीं हूँ। जी अगर मैं पार्टी से नाराज होती तो मैं बगावत करती, लेकिन मैं पार्टी से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ क्योंकि मैं पार्टी के विचारधारा पे चलने वाली हूँ बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ अपनी पार्टी के लिए। टिकट क्यों कटा? टिकट आला हाईकमान ने जो डिसाइड किया उसका वो फैसला मेरे सर आंखों पर था। जी लेकिन एक चीज ये कही गई, हमारा टिकट इसलिए भी हो रहा था, एक तो महिला चेहरा, ऊपर से माइनॉरिटी का, तीसरा युवा, पार्टी की 3 चीजें एक ही कैंडिडेट में फुलफिल हो रही थी। ओके। लेकिन लास्ट में ये हुआ, आला हाईकमान ने ये डिसाइड किया कि जो कैंडिडेट 5,000 के अंदर से हारे हैं उनको टिकट रिपीट दी गई है। और मैं मेहनत करने वालों में से हूँ, सक्षम हूँ, हार मानती नहीं हूँ, बिल्कुल। तो मेरी जंग अभी जारी है और मेरा ये सफर चलता ही रहेगा क्योंकि मेरी मंजिल केवल टिकट पा लेना नहीं है, ये चुनाव जीत लेना नहीं है। मैं किसी भी तरीके से आम जनता, गरीब, पिछड़े, तकलीफ जिसको है उसकी मैं मदद करने के लिए खड़े रहूं, यही मेरा मतलब मेन एक मेरी आइडियोलॉजी है कि मैं उस स्तर पे काम करूं। सही है। और मैं टिकट नहीं मिली इसलिए मेरा मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा, बिल्कुल, बल्कि मेरी शक्तियां और बढ़ गई क्योंकि पार्टी ने ये, अभी जैसे मैं देख रही हूँ, पार्टी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव नजरों से मेरी तरफ देख रही है कि लास्ट मोमेंट पे आकर के ऐसा हुआ, उसके बाद भी इन्होंने पार्टी के लाइनअप से हटके काम नहीं किया। तो मैम जैसे कि आपने ये सब बताया कि ये कारण से आपको टिकट नहीं मिला, पर अलका लांबा जी जब आपके यहाँ प्रचार में आई थी, जी जी जी, वो तो जब टिकट बटी भी नहीं थी, जी जी जी, वो उनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि टिकट तो वो आप ही को पूरा देने वाली है। जहाँ तक कि आपके ऑफिस की भी ओपनिंग, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आपने हमको बुलाया भी थे पर हम नहीं, उन्होंने कहा भी था जी, मीडिया में भी उन्होंने कहा था। देखिए अलका जी ने हमारे लिए पूरी कोशिश की जी, और अलका जी ने मेरा प्रोफाइल आला हाईकमान तक पहुंचाया, मेरा काम बताया और उसी आधार पे हम ये कह रहे हैं कि जिंदगी यहीं रुकती नहीं, अभी 2029 भी है और उसके आगे भी लंबा सफर है। अगर अल्लाह ने चाहा और सब कुछ ठीक रहा तो हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आम जनता तक हम उसको आगे बढ़ाएं। मेरा पॉलिटिक्स में आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस तरीके की एक नैरेटिव सेट करते हैं लोग कि पॉलिटिक्स में तो सिर्फ सबसे ज्यादा मतलब बड़े लोगों का होता है या जिसका खानदान चला आ रहा है, केवल वही राजनीति, मतलब किसी के फादर अगर महापौर थे तो उनका बेटा फिर आगे आता है, फादर अगर एमएलए रहे, एमपी रहे तो उनके बच्चे आगे थे। मेरा ऐसा कोई नहीं, मेरे पूरी खानदान की हिस्ट्री में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं रहा। तो मैम ये मेरा मान के चलिए आखिरी सवाल है, तो जब आपके खानदान में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है तो ऐसे में आप मुस्लिम समाज में होने के बावजूद, जी जी जी, महिला होने के बावजूद आपके घर में पॉलिटिक्स के लिए आपको कैसे सपोर्ट मिला, कैसे लोगों ने आगे बढ़ाया आपको? क्योंकि होता क्या है, मुस्लिम औरतों को ज्यादातर पर्दे में रखने की कोशिश की जाती है, हालांकि ये सब अपना मानना है कि आप किस लेवल तक पर्दा करें। तो आपको कुल मिला के क्वेश्चन ये कि आपको फैमिली सपोर्ट कैसा मिला? देखिए जैसे आपने पर्दे की बात कही, सबसे पहली बात तो ये कि पर्दा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन असली पर्दा जो होता है वो आंखों में होना चाहिए। बात है, ठीक है। दूसरी चीज शर्म और हया वो आंखों में अगर रहे तो सबसे बेहतर होता है। पॉलिटिक्स में आना, मेन क्वेश्चन मुझे यही है, फैमिली सपोर्ट कैसे? मेरा पूरा फैमिली सपोर्ट, मेरे वालिद साहब तो अब नहीं रहे जी, उनका इंतकाल हो गया, काफी साल हो गए। मेरी मदर लास्ट ईयर गुजर गई। मेरी 5 बहनें हैं हम लोग, अच्छा। मैं सबसे छोटी हूँ, 4 बहनें बड़ी हैं, भाई नहीं है मुझे, लेकिन मेरे माँ बाप ने शुरू से मुझे पूरा फ्रीडम दिया। क्या बात है। मैं नेशनल प्लेयर ऐसे ही नहीं बनी, मेरे फादर भी नेशनल प्लेयर थे, वो फुटबॉलर थे, हम दोनों साथ में प्रैक्टिस के लिए जाते थे। दंगल की बहुत अच्छी सिमिलर स्टोरी है हम दोनों की, रियलिटी में हमारे ऐसा
एक कोऑर्डिनेशन रहता था, फिर फाइट्स भी होती थी। तो यानी वही बात हो गई, जी, जी। बहन को भाई नहीं था तो हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और अभी जो बहनें हैं मेरी, जी जो बड़ी बहनें हैं वो इतनी सपोर्टिव हैं, मतलब पॉलिटिक्स के लिए हो चाहे मेरा कोई भी डिसीजन हो, दे आर स्टैंड विथ मी लाइक माई बैकबोन क्या बात है, क्या बात एंड दे ट्रस्ट मी अ लॉट एंड अल्हम्दुलिल्लाह कभी उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं हुआ। और माँ बाप की दुआएं हैं साथ में, और आप जैसे भाई हैं, अंकल हैं, सब लोग हैं मेरे साथ में, सबकी दुआएं हैं। तो इंशाल्लाह सफ़र बहुत खूबसूरत चल रहा है, तो मंजिल भी अच्छी होगी। और क्या कहना चाहेंगी मैम महिला दिवस के अवसर पे उन तमाम महिलाओं को जो अभी इस वक्त अपना प्रोग्राम देख रही हैं? मैं सबसे पहले महिलाओं को एक बात कहना चाहती हूँ, डरो मत, गिव अप मत करो, हार मत मानो। मतलब मैच शुरू हुआ नहीं है और आपने हार मान ली, ये साइकोलॉजी रखना नहीं। सही बात, हमें मैच खेलेंगे, पहला टारगेट तो यही होगा कि हम अगर हारेंगे भी तो इज्जत से हारेंगे, सही है, आगे वाले की आंखों में भी आंसू आ जाए, हम इतना टफ खेलेंगे। क्या बात है। और हार और जीत किसी भी वक्त अपनी जिंदगी का हर मैच के लिए, चाहे वो जिंदगी का हो चाहे वो क्रिकेट का, अपना बेस्ट दे दे, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। और महिलाओं को सबसे ज्यादा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आजकल का जो सिनेरियो है, जिस तरीके से महिलाओं को इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है, नंबर ऑफ मोलेस्ट किया जा रहा है, अटेम्प्ट ऑफ रेप हो रहे हैं, नंबर ऑफ रेप रजिस्टर्स नहीं हो पा रहे झिझक की वजह से कि पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये सब आप छोड़ दीजिए। और महिलाओं ने सबसे पहली एक चीज ये करनी चाहिए कि अपने आप को खुद डोमिनेट करना बंद करना। सही बात है कि वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरा हस्बैंड है, तो पहले उसकी बारी है, वो बोलेगा। नो, नाउ इट्स योर टर्न। तो अपने आप को बुलंदी पर ले जाइए। मैं आपको एक बात बताऊंगी नावद भाई, मैंने रियल स्टेट्स का बिजनेस इसलिए चुना क्योंकि मुश्किल से 2 या 3 लोग हैं नागपुर में जो महिलाएं रियल स्टेट्स का बिजनेस करती हैं। सही बात है। दिस इज द मैन डोमिनेटिंग लॉबी। मुझे हमेशा शुरू से यही कहा, जब मैंने 10 साल पहले स्टार्ट किया, मुझे कहा अरे नहीं मैम, सब जेंट्स लोगों का है, इट्स अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स। ये चीज तो राजनीति में भी बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बोला जाता है, लेकिन ठीक है, चल रहा है। मैं मेरे करियर के लिए नाना भाऊ पटोले जी को बहुत थैंक्स मानूंगी कि उन्होंने एक माइनॉरिटी की महिला को पहली बार, मतलब हिस्ट्री हो गई ना, अभी तो कोई बना नहीं, तो उन्होंने वो सपोर्ट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। मैं विकास भाऊ ठाकरे जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ऐसे ही संध्या सवा लाखे जी का। और आपने मुझे बुलाया, मैं इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करूंगी। और मैं चाहूंगी कि आगे आप जब भी बुलाएं तो मैं आऊं जरूर। बिल्कुल मैम, आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि नैट मैम का बहुत बिजी शेड्यूल चला गया है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप रोजे में आए हैं और रोजा खोलने के लिए सिर्फ अभी 3-4 घंटा बाकी है। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही आंदोलन भी किया है, उसके बावजूद भी उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में मेरे को एक कॉल पे समय दे दिया। धन्यवाद। आप सबसे स्पेशल है भाई। ये वो आप लोग का प्यार है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो हम दोनों के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।